हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शौकीन अकेडमी। आज फिर से हाजिर हैं आपके सामने ईवीएस को लेकर। ठीक है, आज हम एनआईओएस का ईवीएस पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से रेड बटन को प्रेस करके उसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनआईओएस का कोर्स 505 जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस की पेडागोजी। ठीक है, ईवीएस की पेडागोजी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने इसमें लास्ट में डाल रखे हैं, प्रश्नावली बनाकर 10 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्विक रिवीजन। एनवायरमेंट ओरिजिन हुआ है इसका फ्रेंच वर्ड से जिसको बोलते हैं एनवायरनर। ठीक है, जो पर्यावरण है वो अलग अलग आयामों का एक संयुक्त रूप है। तो वो आयाम है कौन से? एक है आपका प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण। ये सभी मिलकर जो है हमारा पर्यावरण को बनाते हैं। पर्यावरण सिर्फ एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अधिगम सबसे पहले तथा मुख्यतः घर तथा परिवार से शुरू होता है। तो क्वेश्चन आ गया कि अधिगम सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? तो जी शुरू होता है घर और परिवार से। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 1 से 8वीं कक्षा तक 8 साल की अवधि बच्चे के कौन से विकास की अवधि है? विस्मयकारी विकास की अवधि है। ठीक है, इस काल के दौरान शरीर, तर्क शक्ति, बुद्धि, भावनाएं, सामाजिक कौशल, इसके साथ ही जीवन को मजबूत आधार देने वाले मूल्य तथा अभिधारणाएं आकार लेते हैं। ठीक है, तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की। प्राकृतिक पर्यावरण एवं समुदाय में व्यक्तियों के बीच पारस्परिक क्रियाकलाप संस्कृति को आकार देता है। किसको आकार देता है? संस्कृति को आकार देता है आपकी। ठीक है, क्वेश्चन आया था पिछली बार DSSB में। यह क्वेश्चन था चेंजेस, बदलाव से, कि पर्यावरण का एक मूल अभिलक्षण है हमारा पर्यावरण हमेशा सक्रिय रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है पर्यावरण केवल व्यापक एवं विस्तृत ही नहीं बल्कि जटिल, गतिशील एवं एक सक्रिय तंत्र भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा पर्यावरण है केवल एक व्यापक और विस्तृत नहीं है बल्कि जटिल भी है, गतिशील भी है और एक सक्रिय तंत्र भी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो DSSB के अंदर आया था पिछली बार, निकटस्थ पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया के साथ सार्थक अधिगम होता है। इसका मतलब क्या है आपका? हर दिन बच्चा प्राकृतिक पर्यावरण का अनुभव करता है, जैसे कि ऋतु में गर्मी, बरसात, सर्दी, आकाश, सूरज, चांद, जल, इन सभी विभिन्न आयामों का, पौधों का, जीव जंतुओं का। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि आजकल के बच्चे सिर्फ और सिर्फ टाइम टेबल में, होमवर्क में और एग्जामिनेशन के जो व्यस्त क्रम है उसमें फंसे हुए हैं। ठीक है, लेकिन उनको हमें कराना क्या चाहिए? जो उनके पास में जो एनवायरनमेंट है उसके साथ उनको अनुभव करने का मौका देना चाहिए। ठीक है, अन्योन्य क्रिया। बात करते हैं अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाल अधिकारों का सम्मेलन जो कि 1989 में हुआ। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के ढांचे के भीतर बीमारी और कुपोषण का सामना, इस पर डिस्कस होगा। 8 देशों के पर्यावरण अग्रणियों की बच्चों के पर्यावरण स्वास्थ्य पर उद्घोषणा। बच्चे पर्यावरण के कई आयामों से जोखिमों का सामना करते हैं। सबसे मेन है उसका प्रदूषण। प्रदूषण से वो बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। तो हमें क्या करना होगा? बच्चों को पर्यावरण के बुरे प्रभावों से दूर रखना होगा। देखा होगा आपने दिल्ली के अंदर जब भी पॉल्यूशन बढ़ जाता है स्कूलों की छुट्टी कर दी जाती है। क्यों? ताकि बच्चों को इसके बुरे प्रभाव से बचाया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं अब यूरोप और मध्य एशिया के बच्चों के लिए कौन सी प्रतिज्ञा ली गई थी? बर्लिन प्रतिज्ञा। सामाजिक और आर्थिक अवस्थाओं का ध्यान किए बिना प्रत्येक बच्चे का संरक्षण करो। पर्यावरण के खतरों से वो घिरे रहते हैं। ऐसे शहरी और ग्रामीणों पर पर्यावरण का निर्माण करो जिसमें बच्चों का सम्मान हो सके, जिसमें बहुत सारी गेम्स हों, खेल हों, अनौपचारिक अधिगम के अवसरों के लिए घर और स्थानीय समुदायों में बच्चों की पहुंच हो। बच्चे करके सीखे, उनको पढ़ाना नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ खेल खेल में हर चीज सिखानी है। ठीक है, बात करते हैं अपने NCF 2005 की, उसमें कौन सी बातें कही गई हैं ईवीएस के रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं और उनमें सीखने की क्षमता होती है। एज यूजुअल हमें पता है, अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचना व कार्य
अधिगम की प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। याद रखिएगा, स्कूल के भीतर व बाहर दोनों स्थानों पर सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। स्क्रीनशॉट ले लेके इनको एक रट्टा मार लेना कि कौन से पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर बताए गए हैं। एनआईओएस का टाइम नहीं है कि आप इसके नोट्स बनाने के लिए बैठेंगे। चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? अनुभव के माध्यम से, प्रयोग करने से, विमर्श करने से, पूछने से, सुनने से, उस पर सोचने से और उस पर मनन करने से सीखते हैं बच्चे। ठीक है, बात करते हैं मूल्य की। ये मनुष्य के सबसे शक्तिशाली प्रेरक हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये लाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऋषि अर्थवर्ण पृथ्वी सूत्र की रचना में धरती को माँ कहा गया है। अगर पूछा जाए तो धरती को माँ किसमें कहा गया है? तो कहा गया है पृथ्वी सूत्र की रचना ऋषि अर्थवर्ण में। ठीक है फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। इसका केंद्र बिंदु है भैया बच्चों को पढ़ाना नहीं बल्कि अनुभव कराना। बार बार इस बात पर बल दिया जा रहा है कि बच्चों को पढ़ाना नहीं है, पर्यावरण अध्ययन में उनको सिर्फ और सिर्फ अनुभव करवाना है। इसमें प्रयोगात्मक अधिगम होता है। पर्यावरण अध्ययन के मुख्य केंद्र बिंदु में से एक है बच्चों को वास्तविक संसार जिसमें वो रहते हैं उससे परिचित करवाना, और कुछ नहीं करवाना आपको। जिस भी हिस्से में वो रह रहे हैं उसके एनवायरनमेंट से उस बच्चे को परिचित कराओ ना, कि वो कैसी संस्कृति में रह रहा है, उसके क्या वो कल्चर है, वो चीज़ सिखाओ बच्चे को। ठीक है, बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है भैया, सुन लो। प्रकृति के पास इंसान की आवश्यकता की हर वस्तु है लेकिन लालच पूरा करने की नहीं है भैया। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा है? प्रकृति से अलग शिक्षा बालकों के लिए बहुत हानिकारक होगी। अगर आप प्रकृति से अलग उनको कुछ पढ़ाओगे, ठीक है, बहुत हानिकारक साबित होगी ये। दर्शन की अवधारणा क्या है, सुन लीजिए। मनुष्य का प्रकृति की तरफ सहज और अप्रतिरोध आकर्षण है। तो ये तीनों की तीनों डेफिनेशंस आपको समझ में आ गई, महात्मा गांधी जी की, टैगोर की और दर्शन की अवधारणा की। बात करते हैं आप सबसे इंपॉर्टेंट पर्यावरण अध्ययन के 3 व्यापक नियम। पर्यावरण के बारे में सीखना, दूसरा पर्यावरण के माध्यम से सीखना, और तीसरा आता है पर्यावरण के लिए सीखना। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं कि पर्यावरण के कितने व्यापक नियम हैं, तो आप याद रखिएगा 3 व्यापक नियम है। पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के माध्यम से और पर्यावरण के लिए सीखना। ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसीलिए पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसका विस्तार पर्यावरण को सीखने के माध्यम की तरह प्रयोग करने से लेकर इसकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए किया जा सकता है। बात करते हैं कुंडलीकार व्यवस्था की। इसकी विषय वस्तु की कुंडलीकार व्यवस्था बच्चे के आसपास के परिचित अनुभवों से होकर बाहरी अपरिचित दुनिया की तरफ चलती जाती है। तो ये पर्यावरण अध्ययन की जो व्यवस्था है वो कैसी है? कुंडलीकार व्यवस्था है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट टर्म, कुंडलीकार व्यवस्था बच्चे के आसपास परिचित अनुभवों से शुरू होकर बाहर की दुनिया में जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की, पर्यावरण अध्ययन की विशेषताएं। एनआईओएस के अंदर बहुत सारी विशेषताएं दी गई हैं पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड, तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट में मैंने प्रश्नावली ली है, उसके अंदर 8-10 क्वेश्चंस है, उसको आप अच्छे से रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं। पहली विशेषता, ईवीएस इज कंपोजिट एरिया, यानी कि पर्यावरण अध्ययन एक संयुक्त क्षेत्र है जिसमें भौतिक, जैविक, रासायनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अध्ययन के अन्य क्षेत्रों से अनुभव तथा विषय वस्तु निकाल कर शामिल की गई है। ठीक है, इससे बच्चों की विषय के प्रति सह संबंधित समझ पैदा होती है, ना कि इसकी आंशिक दृष्टि। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर होता क्या है, ये एक संयुक्त क्षेत्र है, इसके अंदर सारी चीजें मिलकर हम पढ़ते हैं। ठीक है, भौतिक भी, जैविक भी, रासायनिक भी, सामाजिक भी और सांस्कृतिक भी, सबका मिला जुला रूप। बात करते हैं अब सेकंड विशेषता की, पर्यावरण अध्ययन संदर्भित होता है, यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन का संदर्भ है वो क्या है, पर्यावरण है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को इसके लिए तैयार करता है क्योंकि पर्यावरण एक स्थान पर दूसरे स्थान से अलग होता है, इसीलिए पर्यावरण की समाज के अध्यापन के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल घटनाएं, अभ्यास इत्यादि अलग अलग होंगे। ठीक है, उदाहरण, चाहे आपका विद्यालय जम्मू कश्मीर में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे मिजोरम में हो, लेकिन जो 1857 की जो लड़ाई है वो भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए महत्व वही रहेगा। आप चाहे कहीं से पढ़ लो उसको, वो आपके लिए एज इट इज वही रहेगी। ठीक है,
तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपके सामने, पर्यावरण अध्ययन अध्येता केंद्रित होती है, यानी कि अध्यापक केंद्रित नहीं होती। किसके केंद्रित होती है? विद्यार्थी केंद्रित होती है। इसका अर्थ ये है कि कक्षा में बाल केंद्रित अधिगम होता है, ना कि शिक्षण। ठीक है, अध्यापक होने के नाते आपको अपने वार्तालाप पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बच्चे सक्रिय रहकर केवल आपकी बात ही वास्तव में समझ का केंद्र बदलने की जरूरत है। सुनते रहें, बल्कि आपकी बात को समझे वो। ठीक है, वास्तव में समाज का केंद्र बदलने की आवश्यकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं अपनी प्रश्नावली के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नीचे लिखे गए शब्दों में से कम 3 शब्द चुनें जो कि पर्यावरण को वर्णित करते हैं। व्यापक, निष्क्रिय, निर्धारित, घेरे हुए, सक्रिय, जैव तथा अजैव, सामाजिक वातावरण, वनस्पति और प्राणी जगत। तो इसका आंसर है फ्रेंड, इनमें छाट के व्यापक है, निरंतर है, घेरे हुए, सक्रिय, जैव और अजैव। समझ में आ गया आपको वाला क्वेश्चन? इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होके आते हैं। एनआईओएस से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं वो लोग। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रट्टा मार लीजिएगा कि इनमें से 3 शब्द आपको चुनने हैं जो पर्यावरण को वर्णित करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पर्यावरण में क्या शामिल नहीं है? भौतिक, भौगोलिक, जैविक परिस्थितियां, समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और कोई नहीं। तो इसमें क्या है आंसर? कोई नहीं। यानी कि पर्यावरण में जो पूछा गया है कि पर्यावरण में क्या सम्मिलित नहीं है, ये सारे के सारे तो सम्मिलित हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोई नहीं, क्योंकि पर्यावरण में सारी की सारी चीजें पर्यावरण से रिलेटेड होती हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। बच्चे के लिए योग्य बनाने वाले पर्यावरण की क्या विशेषताएं हैं? प्रेरणा, अनुभव, प्रयोग के लिए कोई जगह नहीं, गर्माहट, असुरक्षा, विश्वास, मुक्त अभिव्यक्ति और निष्क्रिय। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स अनुभव, विश्वास, मुक्त अभिव्यक्ति या फिर प्रेरणा। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स पर्यावरण की विशेषताएं हैं। प्रेरणा मिलेगी बच्चे को, मुक्त अभिव्यक्ति का मौका मिलेगा, अनुभव मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, बच्चा अपने निकटस्थ पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित करता है। यह पर्यावरण उसके अधिगम का डैश संदर्भ बन जाता है, प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय। तो इसका कौन सा संदर्भ बन जाता है? प्राथमिक संदर्भ बन जाता है। यानी कि बच्चा अपने निकटस्थ पर्यावरण के साथ जब संबंध स्थापित करता है तो ये पर्यावरण जो है उसके अधिगम का प्राथमिक संदर्भ बन जाता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनआईओएस की सीरीज के। ठीक है, जो उसके अंदर दे रखे हैं आपको प्रगति जांच के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान से निकाली जाती है, इसीलिए यह डैश विषय क्षेत्र है, संयुक्त, एकल और त्रिगुण। तो ये कौन सी है? संयुक्त विषय क्षेत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि प्राथमिक स्तर पर जब पर्यावरण की जो अध्ययन की विषय वस्तु है वो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान से निकाली जाती है, तो इसीलिए यह कैसी है? संयुक्त विषय क्षेत्र है। याद रखिएगा, गोला मार लीजिएगा, संयुक्त विषय क्षेत्र है। याद हो गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का विकास है। ठीक है, कौन सा विकास है? शैक्षिक विकास करेंगे, भावात्मक विकास करेंगे या कौशल विकास करेंगे या चहुर्मुखी विकास करेंगे? तो संपूर्ण शिक्षा का क्या उद्देश्य है फ्रेंड्स? चहुर्मुखी विकास। ठीक है, यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट है बच्चे की करेंगे। ठीक है, शैक्षिक भी होगा उसके अंदर, भावात्मक भी होगा, कौशल भी होगा, यानी कि सभी तरीके का जो विकास है वो हमारा किसमें संपन्न हो जाएगा? चहुर्मुखी विकास के अंदर संपन्न हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य हमारे डैश व्यवहार तंत्र का हिस्सा है, भावात्मक का हिस्सा है, बौद्धिक का हिस्सा है या कौशल का हिस्सा है? तो कौन से का हिस्सा है? हमारे भावात्मक का। यानी कि मूल्य जो हैं वो हमारे भावात्मक व्यवहार तंत्र का हिस्सा है। याद रखिएगा, मूल्य किसका हिस्सा है? हमारे भावात्मक व्यवहार तंत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति के सौंदर्य की प्रशंसा एक डैश मूल्य है, सौंदर्य परक, नैतिक, धार्मिक और आर्थिक। तो कौन सा मूल्य है? प्रकृति के सौंदर्य की प्रशंसा करना एक सौंदर्य परक जो है मूल्य है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद हो गया, सौंदर्य परक मूल्य है। यानी जब हम प्रकृति के सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं तो कौन सा मूल्य है? ये सौंदर्य परक मूल्य है। अगला क्वेश्चन, ये पृथ्वी केवल इस पीढ़ी की नहीं है बल्कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की भी है। तो ये समझ कौन सा मूल्य है? बताइए, नीति परक मूल्य है कि नैतिक मूल्य है,
धार्मिक मूल्य है कि सौंदर्य परक मूल्य है? तो ये कौन सा मूल्य है फ्रेंड्स? नीति परक मूल्य है। यानी कि जो ये पृथ्वी है केवल इस पीढ़ी की नहीं है बल्कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की भी है। यह समझ नीति परक मूल्य है। वाओ, वेल डन, आपने ये वाली जो एक्सरसाइज है पूरी की पूरी अच्छे से कर ली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। आगे मिलते हैं।